नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रकाश यादव विज्ञान पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग विश्व के इतिहास को एक कहानी की तरह समझने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया है और आज उसी के आगे यूरोप में समाजवाद का आगमन जो है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर कहानी का पिछला हिस्सा समझ में आया होता है तो अगले हिस्से को समझने में और ही अधिक इंटरेस्ट पैदा होता है। इसलिए अगर आप लोगों ने फ्रांस की क्रांति की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, एक बार उस वीडियो पर नज़र दौड़ा करके आ जाइए ताकि आज की चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। आइए देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से यूरोप में जो समाजवाद आया, ठीक है, उसके विषय में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू में क्या देखेंगे, हम लोग शुरुआत में ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति हुई उसमें जो सामाजिक परिवर्तन हुए उसने समाज में परिवर्तन होने की जो मतलब उम्मीद है उसको किस तरीके से बढ़ा दिया था, किस तरीके से एक उम्मीद की किरण लोगों को दिखने लग गई थी कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस परिवर्तन की ज़रूरत को महसूस करते हुए जो कई तरीके के विचार यूरोप में उत्पन्न हुए वो कौन कौन से विचार थे। उसके बाद जो है औद्योगिक क्रांति जो है इस सामाजिक परिवर्तन को किस तरीके से प्रभावित करती है ये भी देखने का प्रयास करेंगे। और इन सब चीज़ों के बाद हम देखेंगे कि यूरोप में किस प्रकार से समाजवाद आता है और धीरे धीरे जो समाजवाद है उसके लिए यूरोप के विभिन्न देशों में समर्थन प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रांस की क्रांति के ठीक पहले फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट्स में विभाजित था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनता वर्ग, जिसमें ऊपर के 2 वर्ग थे जो विशेषाधिकारों से युक्त थे। ठीक, लेकिन फ्रांस की क्रांति ने इस सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया था। उस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस को, यूरोप को, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने का कार्य किया था। लेकिन आज हम लोग सिर्फ यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि उस क्रांति का पूरे यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था। फ्रांस की क्रांति के बाद जो जैकोबिनों की सरकार बनी थी उसने क्या किया था कि यूरोप के अगल बगल के देशों पर भी आक्रमण किए थे, उनको जीता था और वहाँ पर भी फ्रांस की क्रांति के जो मतलब विचार थे उनको फैलाने का कार्य किया था। उसके बाद डायरेक्टरी शासन के पतन के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है तो नेपोलियन जो है अपने फ्रांस के जो विजित क्षेत्र हैं उनमें भी कई प्रकार के सुधार लागू करता है, जिससे जो है इस फ्रांस की क्रांति के जो मूलभूत विचार हैं वो अन्य देशों में भी प्रसारित होते हैं। और उसी क्रांति के फलस्वरूप जो है लोगों के मन में जो एक सामंतवादी व्यवस्था चली आ रही थी, जो एक निरंकुश राजशाही चली आ रही थी, उसको बदल देने की उम्मीद जो है जगी। लोगों को फ्रांस की क्रांति के देखने के बाद ये लगने लगा था कि हम लोग इस सामाजिक व्यवस्था को बदल सकते हैं, ये व्यवस्था जो है बदली जा सकती है। ठीक है, जब लोगों के मन में ये विचार आया कि समाज में परिवर्तन किया जा सकता है, व्यवस्थाएं बदली जा सकती हैं, तो लोगों ने निस्संदेह ये भी सोचना शुरू किया कि ये परिवर्तन जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे, किस प्रक्रिया के तहत उन परिवर्तनों को किया जाएगा और वो परिवर्तन क्या क्या होंगे और उन परिवर्तनों को करने के बाद जो समाज की नई व्यवस्था होगी वो किस प्रकार की होगी, लोगों के जो व्यक्तिगत अधिकार होंगे उन अधिकारों का स्वरूप क्या होगा और जो सामाजिक सत्ता का नियंत्रण होगा वो किसके हाथों में होगा। ठीक है, और ये चर्चा जो पूरे यूरोप में छिड़ी हुई है सामाजिक परिवर्तनों के बारे में, ठीक, उसके बारे में पूरा यूरोप जो है इन 3 जो है विचारों के रूप में बट जाता है, जिसमें पहला विचार रूढ़िवादी, दूसरा उदारवादी और तीसरा रेडिकल ग्रुप के रूप में सामने आता है। ठीक है, अब हम एक एक करके इन तीनों विचारों को समझने का प्रयास करेंगे कि जो सामाजिक परिवर्तन के 3 विचार यूरोप में उभर करके आए थे वो कौन कौन से थे और वो क्या क्या सोचते थे, उनमें क्या क्या अंतर थे, क्या क्या समानताएं थी, ये सारी चीज़ें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रूढ़िवादियों को देखते हैं। रूढ़िवादी लोग समाज के वो लोग थे जो कि परिवर्तन को मानने से ही इनकार कर रहे थे। देखिए, समाज में कोई भी परिवर्तन होता है या फिर कोई भी विचार आता है तो उसको समर्थन करने वाले और उसका विरोध करने वाले दोनों ही प्रकार के लोग समाज में पाए जाते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से ये जो परिवर्तनों की संभावना जग रही थी इसको भी नकारने वाला जो एक वर्ग आया उसी को हम लोग रूढ़िवादी वर्ग के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग कंजर्वेटिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये रूढ़िवादी जो वर्ग था ये परिवर्तनों का विरोधी था। ये कैसा था?
परिवर्तन विरोधी था। ये नहीं चाहता था कि समाज में कोई परिवर्तन होना चाहिए। इसको लगता था कि जो समाज है वो बढ़िया है, ठीक ठाक व्यवस्थाएं चल रही हैं, इसमें क्यों ही परिवर्तन करना। ठीक। और जो दूसरा मतलब विचार था वो था उदारवादी। उदारवादी इन रूढ़िवादियों से एक कदम आगे बढ़े हुए लोग थे। ठीक है। ये लोग परिवर्तन के समर्थक तो थे लेकिन आमूल परिवर्तन के समर्थक नहीं थे। इनको लगता था कि समाज में परिवर्तन जरूरी तो है, परिवर्तन होना तो चाहिए, लेकिन ये परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। ठीक। हम लोग देखेंगे कि इनके मुख्य विचार क्या थे और कौन कौन सी मांगें थी, जो कि मतलब कौन कौन से बदलाव थे जो ये समाज में चाहते थे। ठीक है ना। तो उदारवादी जो लोग थे ये लोग निरंकुश राजशाही का विरोध करते थे। ठीक है। निरंकुश राजशाही का विरोध करते थे। निरंकुश राजशाही का विरोध। ठीक। अब ये लोग निरंकुश राजशाही का अगर विरोध कर रहे हैं तो इसकी जगह पर कोई दूसरी शासन व्यवस्था भी चाहते होंगे। वो क्या थी? ये लोग सामूहिक प्रतिनिधित्व वाली सामूहिक प्रतिनिधित्व वाली एक निर्वाचित सरकार चाहते थे। ये जो उदारवादी लोग थे ये निरंकुश राजशाही का विरोध कर रहे थे और इस निरंकुश राजशाही की जगह पर सामूहिक प्रतिनिधित्व वाली एक सरकार चाह रहे थे। ठीक है। और ये सरकार जो है ऐसी सरकार मतलब होनी थी जो कि एक शासकों और अफसरों से मतलब के प्रभावों से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर शासन करने वाली ये सरकार होनी थी। कैसी न्यायपालिका थी? सुप्रशिक्षित एवं प्रभाव मुक्त न्यायपालिका ठीक। ये लोग चाहते थे कि निरंकुश राजशाही का अस्तित्व जो है वो समाप्त होना चाहिए। एक सामूहिक प्रतिनिधित्व वाली सरकार, निर्वाचित सरकार होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें समाज के हर एक समूह का प्रतिनिधित्व हो और वो सरकार जो है निर्वाचन के माध्यम से बन करके आए। ठीक। लेकिन ये सरकार जो है वो सरकार भी एक ऐसी न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करे जो अफसरों एवं सरकार के प्रभाव से मुक्त हो और सुप्रशिक्षित हो। ठीक है। और क्या ये लोग चाहते थे? ये लोग मताधिकार जो है, मताधिकार सिर्फ संपत्तिवान पुरुषों को देना चाहते थे। ठीक। देख पा रहे हैं ये लोग, ये तो पहले से चली आ रही व्यवस्था है। ठीक है। फ्रांस के समाज में ये पहले से ही व्यवस्था है। जब नेशनल असेंबली का चयन होता है तो वहाँ भी यही व्यवस्था लाई जाती है कि जो मतलब अमीर पुरुष होंगे उन्हीं को मताधिकार दिया जाएगा। और ये उदारवादी लोग इस व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं, इसको ये लोग बदलना नहीं चाहते हैं। इसीलिए पहले बताया गया था आप लोगों को कि उदारवादी जो है ये आमूल परिवर्तन नहीं चाहते हैं, ये परिवर्तन तो चाहते हैं लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन चाहते हैं। ठीक। उदारवादियों के बारे में ये सब बातें हैं। और एक बात और जो थी उदारवादियों के बारे में, ये लोग सर्वधर्म समभाव वाली सरकार चाहते थे। सर्वधर्म समभाव वाली सरकार चाहते थे, यानी कि एक ऐसी सरकार चाहते थे जो सभी धर्मों को एक समान नज़रिए से देखे। ठीक। और क्या चाहते थे कि अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, जो व्यक्तिगत अधिकार हैं अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ठीक। ये जो उदारवादी लोग थे उनके मूल विचार थे
ये उनकी मूल मांगे थी। जो बदला हुआ समाज है वो मतलब होना था, उस बदले हुए समाज में ये उदारवादी लोग ये सारी व्यवस्थाएं चाहते थे। क्या क्या चाहते थे, एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि निरंकुश राजशाही का अंत होना चाहिए, निरंकुश राजशाही नहीं होनी चाहिए, और उस निरंकुश राजशाही के ऊपर एक ऐसी सरकार, निर्वाचित सरकार होनी चाहिए जो कि सामूहिक प्रतिनिधित्व करती हो, यानी कि जिस सरकार में हर एक समूह का प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, और ये सरकार जो है ये भी अपने मनमाने शासन नहीं करती, बल्कि एक सुप्रशिक्षित एवं प्रभाव मुक्त न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना था इस सरकार को। और ये लोग चाहते थे कि मताधिकार जो है सिर्फ समाज के एक वर्ग को दिया जाए। वो वर्ग कौन सा था, संपत्तिवान पुरुष। ना ही महिलाओं को अधिकार देना था और ना ही संपत्तिहीन पुरुषों को ये लोग मताधिकार देना चाहते थे। ठीक है, और क्या चाहते थे ये लोग कि सर्वधर्म समभाव की स्थिति होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा था कि फ्रांस में जो चर्च था वो बहुत ही प्रभावशाली था। किसी एक धर्म का प्रभावशाली होना अन्य धर्मों के लिए खतरनाक होता है। ये उदारवादी लोग इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। वो चाहते थे कि सर्वधर्म समभाव की स्थिति वाली सरकार होनी चाहिए, और जो व्यक्तिगत अधिकार होंगे इस सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा वो करे। ठीक है, ये उदारवादियों की मुख्य मांगे थी। ठीक, अब हम लोग जो है रेडिकल्स को देखेंगे। रेडिकल्स जो लोग थे उनकी मांगे क्या क्या थी। वो लोग जो आने वाला समाज बनाना चाहते थे उसका स्वरूप कैसा रखना चाहते थे, ये हम लोग देखने का भी प्रयास करेंगे। हम लोग बताया गया था आप लोगों को कि रेडिकल्स जो थे ये लोग आमूल परिवर्तन चाहते थे। रेडिकल ग्रुप के जो लोग थे वो लोग समाज में आमूल परिवर्तन के समर्थक थे। आमूल परिवर्तन का मतलब ये है कि ये लोग चाहते थे कि समाज में बहुमत की सरकार होनी चाहिए। समाज में बहुमत की सरकार होनी चाहिए। ठीक है ना। ठीक, बहुमत की सरकार चाहने का क्या मतलब है कि ये लोग भी निरंकुश राजशाही का विरोध कर रहे हैं। ठीक है ना, निरंकुश राजशाही के स्थान पर ये लोग एक ऐसा निर्वाचित मतलब सरकार चाहते हैं जिसमें किसी भी वर्ग को कोई भी विशेषाधिकार न दिया गया हो, यानी कि विशेषाधिकारों का विरोध ये लोग कर रहे थे। विशेषाधिकारों का विरोध कर रहे थे। और किन विशेषाधिकारों का विरोध कर रहे थे, जो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते थे लोगों को, उस जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों का ये लोग विरोध कर रहे थे। और ये लोग समाज में बहुमत की सरकार चाहते थे, इसलिए ये लोग महिलाओं को भी मतदान के पक्षधर थे। महिला मताधिकार का समर्थन ये लोग करते थे। ठीक, और साथ ही साथ सभी पुरुषों के मताधिकार जो हैं उसका भी ये लोग समर्थन करते थे। यानी कि अगर पुरुषों को अधिकार देना ही है मत देने का, तो फिर उसमें संपत्तिहीन और संपत्तिवान की कोई बात नहीं होनी चाहिए। समाज के सभी पुरुषों को जो है मतदान का अधिकार दिया जाएगा, सभी महिलाओं को मताधिकार दिया जाएगा। और इस तरीके से जो अमीर वर्गों को विशेषाधिकार मिल जाता है, जन्मजात विशेषाधिकार मिल जाता है, उसका ये लोग विरोध कर रहे थे। और समाज में बहुमत की एक सरकार की व्यवस्था ये लोग चाहते थे। और जो है ये लोग संपत्ति के संकेंद्रण का भी विरोध करते थे। संपत्ति के संकेंद्रण का भी ये लोग विरोध करते थे।
संपत्ति के संकेंद्रण से क्या तात्पर्य है? संपत्ति के संकेंद्रण से तात्पर्य ये है कि समाज का एक छोटा सा हिस्सा जब समाज के संपत्ति के बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार करने लग जाता है तो उसको हम लोग संपत्ति के संकेंद्रण के नाम से जानते हैं। तो ये जो रेडिकलों का समूह था, ये लोग निजी संपत्ति के तो विरोधी नहीं थे, लेकिन संपत्ति के संकेंद्रण का ये लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो ये मुख्य मांगे थी किसकी? रेडिकल्स की। रेडिकल्स लोग क्या चाहते थे? समाज में एक बहुमत की सरकार चाहते थे। वो कैसी सरकार होनी थी? निर्वाचित सरकार होनी थी, जिसके लिए सभी महिलाओं को और सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्राप्त था, और जन्मना जो विशेषाधिकार लोगों को प्राप्त हो जाते थे, उन विशेषाधिकारों का ये लोग विरोध कर रहे थे। और संपत्ति के संकेंद्रण के भी ये लोग विरोधी थे। ये लोग चाहते थे कि संपत्ति का जो वितरण हो समाज में वो समान रूप से हो, किसी एक व्यक्ति के पास बहुत अधिक संपत्ति हो और किसी दूसरे व्यक्ति के पास संपत्ति का बहुत ही कम हिस्सा हो, ऐसा ये लोग कदापि नहीं चाहते थे। ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने ये देख लिया कि किस प्रकार के विचार जो हैं परिवर्तन के लिए किस किस प्रकार के विचार यूरोपीय समाज में थे उस समय। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये देख लिया कौन कौन से विचार थे। वो रूढ़िवादी थे, उदारवादी थे और रेडिकल्स थे, जिनको हम लोग आमूल परिवर्तनवादी भी कहते हैं। जो लोग समाज में पूरी तरीके से परिवर्तन के समर्थक थे, उनको हम लोग रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो ये जो रूढ़िवादी लोग थे, जो शुरुआत में परिवर्तन का विरोध कर रहे थे, ये 19वीं सदी के पहले जो है ये लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन 19वीं सदी जैसे जैसे आती है उसके बाद ये लोग भी परिवर्तन के समर्थन में धीरे धीरे आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये लोग अपने जो है अतीत कामों को छोड़ नहीं पाते हैं और ये चाहते हैं कि अतीत का सम्मान होता रहे और परिवर्तन बहुत ही धीमी गति के साथ हों। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि कमोबेश ये लोग भी उदारवादियों की तरह ही बात कर रहे हैं, तो ठीक है, ये लोग भी धीरे धीरे जब परिवर्तन के समर्थन में आते हैं तो धीरे धीरे ही परिवर्तन चाहते हैं, और उदारवादी लोग भी धीरे धीरे ही परिवर्तन चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों के बीच समानता तो थी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि समाज में और क्या हो रहा था। आप लोगों को पता है कि औद्योगिक क्रांति जो है हो चुकी है, और औद्योगिक क्रांति ने इस जो समाज में बदलाव के विचार चल रहे थे उन विचारों को किस तरीके से प्रभावित किया, और किस तरीके से ये लोग ये जो मतलब औद्योगिक क्रांति है समाजवाद की विचारधारा को यूरोप में ले आने का कार्य किया, ये देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि कारखाने लगने लगे, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने लगे, और उन औद्योगिक क्षेत्रों ने महिलाओं को, पुरुषों को और बच्चों को भी उसमें काम करने के लिए अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, क्या हुआ कि पहले जब औद्योगिक क्रांति हुई तो एक औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो गया। ठीक है, और ये औद्योगिक क्षेत्र किसी एक जगह पर नहीं होते थे। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र कई जगहों पर होते थे। औद्योगिक क्षेत्र वो क्षेत्र होते थे जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हों, बहुत सारे कारखाने हों। जब बहुत सारी फैक्ट्रियाँ और बहुत सारी कारखाने जब इस किसी एक क्षेत्र में लग जाते थे और कार्य करने लगते थे, तो उस पूरे क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र जब कहीं स्थापित हो जाता था तो इन औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे कारखानों में काम करने के लिए महिलाएं, पुरुष और बच्चे इनकी तरफ आकर्षित होते थे, और धीरे धीरे इनके आसपास जो है शहर बसने लग जाता था, और ये शहर जो है इनके विकास के साथ साथ प्रसारित भी होने लगता था। ठीक है, उस समय की जो औद्योगिक क्रांति के बाद की स्थितियां क्या थी कि समाज में एक कामगारों का जो वर्ग है उभर करके आया। कारखानों में काम करने वाले स्त्री और पुरुषों का एक वर्ग, औद्योगिक वर्ग जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो तैयार हुआ। ठीक, और इस समय इनकी जो औद्योगिक वर्ग थी उसकी स्थितियां क्या थी कि कारखानों में जो काम के घंटे होते थे वो बहुत लंबे होते थे, बहुत ज़्यादा देर तक इनको काम करना पड़ता था, लेकिन एवज में बहुत कम मजदूरी उनको प्राप्त हो पाती थी। ठीक है, ये समस्याएं इनकी थी। कौन कौन सी समस्याएं थी? काम के अधिक घंटे, काम के अधिक घंटे। ठीक, इनकी समस्या थी किसकी? औद्योगिक जो समाज निर्मित हो रहा था, जो कारखानों में काम कर रहा था, उनकी काम के अधिक घंटे। ठीक, और क्या समस्या थी इनकी? कम मजदूरी, मजदूरी कम हुआ करती थी। ठीक है ना, और जब शहरों में बहुत सारे लोग रहने लगेंगे तो वहाँ पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, साफ सफाई। ठीक है,
साफ सफाई भी उस समय एक समस्या के रूप में उभर करके सामने आने लगी। इसको भी, साफ सफाई को बरकरार रखना भी एक चैलेंज के रूप में सामने आने लग गया। ठीक, और इस समय जो परिवर्तन को समर्थन करने वाले दो विचार समाज में हैं वो कौन कौन से हैं? उदारवादी और दूसरे कौन से हैं? रेडिकल्स। ठीक है ना, रेडिकल मतलब वो लोग जो आमूल परिवर्तन के समर्थक थे। ये दोनों विचार जो हैं उस समय समाज में प्रभावी हैं, जो कि परिवर्तन को समर्थित कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उदारवादी लोग और रेडिकल्स लोग दोनों ही इन लोगों की समस्याओं का समाधान अपने अपने तरीके से खोजने में जुटे हुए थे। ठीक, लेकिन इनके विषय में एक और बात थी कि ये उदारवादी और रेडिकल्स लोग जो थे इनके बीच में समानता ये थी कि इनमें ज़्यादातर लोग जो थे बहुत अधिक संपत्ति के मालिक थे। ठीक है ना, उदारवादियों और रेडिकल्स दोनों के पास बहुत ही अधिक मात्रा में संपत्ति थी। ठीक है ना, अधिक मात्रा में संपत्ति थी। ये लोग कारखानों के मालिक थे। ठीक है ना, कारखानों के मालिक थे ये लोग। ठीक है, इनके यहाँ बहुत सारे स्त्री पुरुष नौकरी करते थे। ठीक, और ये आप लोग ध्यान देंगे तो ये जो मतलब रेडिकल्स और उदारवादी समूहों के रूप में जो लोग बटे हुए हैं ना, ये वही लोग हैं जो जिनको कभी हम लोगों ने मध्य वर्ग कहा था, जिनके बारे में बताया था कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ये लोग जो है समुद्री व्यापार से संपत्ति इकट्ठा करते हैं। धीरे धीरे करके ये लोग जो है उद्योग धंधों को स्थापित करते हैं, कारखानों को स्थापित करते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ा करके आज समाज में बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं। और ये लोग जो है बहुत ज़्यादा संपत्तियों के मालिक हैं, इनके पास कारखाने हैं। ठीक, तो इनके जो है विचार कहीं कहीं पर समान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के हित जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके पास भी संपत्तियां हैं और इनके पास भी संपत्तियां हैं। ये लोग भी कारखानों को चला रहे हैं, ये लोग भी कारखानों को चला रहे हैं। ये दोनों, ये भी उद्योगपति हैं और ये भी उद्योगपति हैं। तो दोनों के विचार जो सेम थे उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर उदारवादी और रेडिकल्स के जो विचार थे वो समान हो जाते हैं। जैसे कि ये दोनों लोग चाहते थे कि जो पूंजीपति हैं, पूंजीपति जो लोग हैं, पूंजीपतियों को मुक्त रूप से कार्य करने दिया जाए, मुक्त रूप से कार्य करने दिया जाए। ठीक है ना, पूंजीपतियों को मुक्त रूप से कार्य करने दिया जाए और जो गरीब हैं, गरीबों को रोजगार दिया जाए। ठीक, पूंजीपतियों को मुक्त रूप से कार्य करने दिया जाए, जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए, मजदूरों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा का ध्यान रखा जाए, मजदूरों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा का ध्यान रखा जाए। ठीक है, अगर ये चीज़ें समाज में की जाए तो समाज की तरक्की बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है। ये उदारवादी भी ऐसा सोचते थे और रेडिकल्स भी ऐसा सोचते थे। अभी कुछ देर पहले हमने इनके बीच के अंतरों को देखा था कि उदारवादियों की मांग कुछ अलग थी, रेडिकल्स की मांग कुछ अलग थी। कुछ मुद्दों पर इनमें मतभेद था, लेकिन जब संपत्ति और कारखानों के बात आती है, उद्योगों की बात आती है, तो ये दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे से समर्थन देते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना, तो अभी तक की स्थितियां हम लोग पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि किस तरीके से फ्रांस की क्रांति ने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन संभव है और ये परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, तो उसके बाद परिवर्तन जो किया जा सकता है तो परिवर्तन का स्वरूप क्या हो, परिवर्तन कैसे हो और परिवर्तन क्या हो, इसके बारे में एक बहस पूरे यूरोप में छिड़ जाती है। और उस परिवर्तन का जो बहस है उसमें तीन तरीके के विचार जो हैं मुख्य रूप से सामने आते हैं। वो तीन तरीके के विचार कौन कौन से थे? रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल्स। इन तीनों के विचारों के बारे में हमने जाना कि इनकी मांगे क्या थी, इनके जो इनके कल्पना का जो समाज था उसका स्वरूप कैसा होना था और ये लोग जो है किस किस मुद्दे पर आपस में सहमत थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। तो ये जो रूढ़िवादी लोग थे
और ये जो उदारवादी लोग थे, ये दोनों ही लोग पूंजीपतियों के वर्ग थे। इनके पास अपनी पूंजी थी, अपने कारखाने थे, उनमें काम करने वाले मजदूर थे, उनसे होने वाला उत्पादन था और उस उत्पादन से होने वाला मुनाफा था। ये सारी कहानी अभी तक चल रही थी। अब हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। 1815 में क्या हुआ था? 1815 में हुआ था वाटरलू का युद्ध। ठीक है, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध में क्या हुआ था? वाटरलू के युद्ध में ये हुआ था कि नेपोलियन जो था, जैसे कि जब फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद जैकोबिनों की सरकार बनी। जैकोबिनों ने फ्रांस के आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया, ठीक। और उसके बाद जो है एक डायरेक्टरी शासन व्यवस्था जो आ जाती है, और डायरेक्टरी शासन व्यवस्था में जो मतलब अस्थिरता है उसका लाभ उठा करके कौन आता है? नेपोलियन बोनापार्ट आता है। और जिन क्षेत्रों को जैकोबिनों ने जीता हुआ है वो सारे क्षेत्र जो है नेपोलियन के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। नेपोलियन ने उन क्षेत्रों में बहुत ही अधिक सुधार करने की कोशिश की, बहुत सारी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ पर लागू की, लेकिन उसके और जो मतलब दूसरे राजतंत्र थे, जो राजशाहियाँ थी, उन्होंने क्या किया कि आपस में गठबंधन बनाया और उस गठबंधन से नेपोलियन को पराजित किया। किस युद्ध में पराजित किया? वाटरलू के युद्ध में 1815 ईस्वी में। और जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो जाता है, फिर से जो है उन देशों के ऊपर राजशाहियों का नियंत्रण हो जाता है। लेकिन अभी जो है जो जनता है, एक बार फ्रांस की क्रांति के बाद के जो विचार हैं, समानता और स्वतंत्रता, उनका स्वाद चख चुकी थी, ठीक है। उसने जो है नेपोलियन बोनापार्ट के सुधारों को भी देख लिया था। तो जनता जो है इन राजाओं के अधीन रहना अब स्वीकार नहीं कर रही थी। और समाज में जो ये उदारवादी लोग हैं, और कौन है? रेडिकल्स ग्रुप के लोग हैं। ये जो रेडिकल ग्रुप के लोग हैं, और कौन है? राष्ट्रवादी। ये कौन है भाई? राष्ट्रवादी लोग कहाँ से आ गए? ठीक है, तो राष्ट्रवादी लोग वो लोग थे जो लोग किसी एक देश में रहने वाले सभी लोगों को नागरिक मानते थे, और ये मानते थे कि सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए और सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। ऐसा मानने वाले लोग थे कौन? राष्ट्रवादी लोग। ये तीनों ही जो मतलब लोग थे समाज के, इन तीनों ने महसूस किया कि हमको भी क्रांति करनी चाहिए और जो है इन राजशाहियों की सत्ता को जो है पलट देना चाहिए। और ये तीनों लोग जो है अपने अपने तरीके से राजाओं के तख्तापलट के प्रयास करने लग गए, ठीक है ना। और ये राष्ट्रवादी जो थे, इनमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो नाम क्या है? गिउसेप्पे मेज़िनी। ये कहाँ के थे? ये थे इटली के, ठीक है ना। इन्होंने इसी विचारधारा के साथ, किस विचारधारा के साथ? कि एक क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग, एक देश में रहने वाले सभी लोग नागरिक होते हैं और उन नागरिकों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए और उनके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। इसी विचारधारा को लागू करने के लिए मेज़िनी ने क्या किया? एक अपने समर्थकों के साथ मिलकर के राजा के तख्तापलट का एक षड्यंत्र रचा और राजा की तख्ता को पलट देने का प्रयास किया, ठीक है ना। और ये इतने महान व्यक्ति थे कि दुनिया भर में जितने भी राष्ट्रवादी हुए, चाहे वो भारत के रहे हों, चाहे वो कहीं के भी रहे हो, वो इनकी रचनाओं को पढ़ते थे और इनसे प्रेरणा लेने का कार्य करते थे, ठीक है ना। ये इतनी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब इन्हीं परिस्थितियों के बीच में एक विचार जो है यूरोप में और आता है। इतने सारे विचार समाज में चल रहे हैं, ये स्थितियां परिस्थितियां वहाँ पर यूरोप में बनी हुई हैं, और इन्हीं स्थितियों परिस्थितियों के बीच में उभर करके सामने आता है कौन? समाजवाद। ठीक, अब ये समाजवाद क्या है? समाजवाद के समर्थक वो लोग थे जिन लोगों के विचार ये कहते थे कि जो ये औद्योगिक समाज है ये मुख्यतः पूंजीपतियों का समाज है, और ये पूंजीपति जो हैं भले ही इनके कारखानों में लोगों को नौकरी मिलती हो, ये लोगों को रोज़गार देने का कार्य करते हों, लेकिन फिर भी ये सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं, अपने हित की बात सोचते हैं, मजदूरों के हित की बात नहीं सोचते हैं। इसलिए जब तक जो है संपत्ति का नियंत्रण निजी हाथों में रहेगा तब तक लोगों का भला तो बिल्कुल नहीं होने वाला, भला सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जो चंद पूंजीपति हैं। तो ये समाजवादी जो लोग थे ये क्या करते थे? निजी संपत्तियों का विरोध करते थे। निजी संपत्तियों
का विरोध करते थे। अच्छा, निजी संपत्तियों का ही ये लोग विरोध करने लग गए। ठीक, तो संपत्तियों पर अधिकार किसका होगा फिर? जब निजी संपत्ति लोगों के पास होगी नहीं तो संपत्ति पर अधिकार किसका होगा? समाजवादी लोग कहते थे कि संपत्ति पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का अधिकार न होकर के समाज का अधिकार होना चाहिए। ठीक है ना, संपूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए। ठीक, संपत्ति का मालिक कोई एक व्यक्ति ना होकर के पूरा समाज होना चाहिए, ऐसा समाजवाद का मानना था। ये लोग कोऑपरेटिव जो मतलब धंधे हैं उनमें विश्वास करते थे। ये लोग सोचते, इन लोगों का मतलब सोचना ये था कि अगर सभी लोग मिल करके एक व्यवसाय करते हैं तो उससे जो उत्पादन होगा और उस उत्पादन के बाद जो फायदा होगा उसको सभी लोग उसी अनुपात में बांट लेंगे जिस अनुपात में उन्होंने मेहनत की है। ठीक है ना, तो ये लोग कोऑपरेटिव उद्योगों में विश्वास रखते थे। उद्योगों के समर्थन में थे। ठीक है ना, इन लोगों का मानना था कि समाज जो संपत्ति होगी उस पर संपूर्ण समाज का अधिकार होगा और जो समाज का जो वर्ग जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उसी एवज में मुनाफे का हिस्सा बांट दिया जाएगा। ठीक है ना, और कोऑपरेटिव जो है व्यवस्था जो है उसको ये लोग समर्थन देते थे। ये व्यवस्था क्या थी? जिसमें कुछ लोग मिल करके एक व्यवसाय चलाते थे और उस व्यवसाय से होने वाले फायदे को आपस में अपने द्वारा किए गए कार्य के एवज में बांट लिया करते थे। ठीक, तो समाजवाद की विचारधारा ये थी। मुख्यतः जो समाजवाद की विचारधारा ये कहती है वो ये कहती है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। संपत्ति अगर होगी तो वो पूरे समाज की होगी, किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही जो है समाजवाद की मुख्य सोच है। ठीक है ना, इसको जो है धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलाने का जो कार्य करते हैं उन लोगों में एक इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे। उनका क्या नाम था? रॉबर्ट ओवेन। ठीक है ना, रॉबर्ट ओवेन। इन्होंने व्यक्तिगत प्रयास किया समाजवाद को, समाजवादी एक समाज बनाने का प्रयास इन्होंने किया। कहाँ पे किया था? इन्होंने इंडियाना नामक स्थान पर किया था। इंडियाना नामक स्थान पर किया था और ये स्थान कहाँ पर पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। ठीक है ना, तो अमेरिका के इंडियाना में इन्होंने एक समाजवादी जो समुदाय है उसको बनाने का प्रयास किया। ठीक है, और एक और व्यक्ति थे फ्रांस में एक व्यक्ति हुए, उनका क्या नाम था? लुई ब्लांक। ठीक है ना, लुई ब्लांक का क्या मानना था कि समाजवाद जो है ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं आने वाला है, इसके लिए सरकारों को, शासकों को भी प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए ये जो लुई ब्लांक हैं ये फ्रांस में एक अभियान चला रहे थे जिसमें लगातार सरकार से ये मांग कर रहे थे कि सरकार जो है इस समाजवाद को बढ़ावा दे, कोऑपरेटिव उद्योगों को बढ़ावा दे और निजी मतलब मालिकाना हक वाले जो उद्योग धंधे हैं उनको हतोत्साहित करने का कार्य करे। ठीक है, इस तरीके की बात चल रही थी। और दो विचारक ऐसे हुए, जो दार्शनिक ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसे हुए जिनका नाम लिए बिना इस समाजवाद की कल्पना करना भी नामुमकिन है। ठीक, वो कौन कौन से लोग थे? उनमें जो एक नाम है वो है फ्रेडरिक फ्रेडरिक एंगेल्सन और दूसरे जो व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स। ठीक है ना, अगर कहीं भी समाजवाद की बात हो रही है, कहीं भी जो है साम्यवाद की बात हो रही है और कार्ल मार्क्स की चर्चा नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि वो चर्चा अधूरी है। ठीक है, कार्ल मार्क्स इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस समाजवाद के लिए। ठीक है ना, इन लोगों ने मिल करके इस समाजवाद को पूरे यूरोप में प्रसारित करने का कार्य किया और आम जनता के बीच इसको लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। ठीक, 1870 का दशक आते आते ये जो समाजवाद है पूरे यूरोप में फैल चुका था। समाजवादी विचारधारा के समर्थक पूरे यूरोप में मिलने लगे थे। ठीक है ना,
और इसी के क्रम में ये जो समाजवादी लोग हैं इन्होंने एक संस्था भी बना ली थी, ठीक है ना। एक संस्था बना ली थी, किस लिए? क्योंकि जो हम लोग ये समाजवादी समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, समाजवादी व्यवस्था को लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जो है एक समन्वित ढंग से किया जा सके, उसके लिए इन्होंने द्वितीय इंटरनेशनल नाम से, द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक संस्था बना लिया था, ठीक है ना। इन्होंने 1870 के दशक में ये जो समाजवादी लोग हैं, तब तक ये लोग द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना चुके थे, जिससे ये जो समाजवादी मतलब व्यवस्था को लाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, उसको एक समन्वित ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से किया जा सके, ठीक है ना। और इंग्लैंड में तथा इंग्लैंड तथा फ्रांस में ये जो मतलब समाजवादी लोग हैं, इन्होंने अपने अपने संगठन बनाना भी प्रारंभ कर दिया था। और न सिर्फ संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया था, बल्कि संगठन के सदस्यों को मुसीबत के वक्त में सहायता देने के लिए अपने राहत कोषों का भी गठन करना इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें 1870 के दशक तक चल रही थी, ठीक। ये लोग जो है न सिर्फ संगठन बना रहे थे, ना ही संस्था बना रहे थे, और बल्कि इसके साथ ही ये लोग वहाँ की जो देशों की राजनीति हुआ करती थी, उसमें भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का प्रयास कर रहे थे। जैसे कि हम लोग देखेंगे, जर्मनी में जो समाजवादियों का संगठन था, जर्मनी में जो समाजवादियों का संगठन था, उसने जर्मनी की एक पार्टी जिसका नाम क्या था? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, इसको ये समाजवादी संगठन जो है जर्मनी में समर्थन देते थे, और इस पार्टी के माध्यम से वहाँ की जो संसद थी, वहाँ की जो असेंबली थी, उसमें अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ जर्मनी में ही नहीं हो रही थी, इंग्लैंड में भी हो रही थी। और इंग्लैंड के जो मतलब समाजवादी समर्थक लोग थे, ठीक है ना, इंग्लैंड में जो समाजवादी समर्थक लोग थे, इन्होंने ट्रेड यूनियन, जो वहाँ की ट्रेड यूनियन थी, उसके आंदोलनकारियों के साथ मिल करके एक नई पार्टी का गठन ही कर दिया, जिस पार्टी को हम लोग लेबर पार्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, लेबर पार्टी के नाम से जानते हैं, ठीक। और ये चीज़ें फ्रांस में भी चल रही थी। फ्रांस में भी समाजवादियों ने एक पार्टी का गठन किया था, ठीक है ना। फ्रांस में जो पार्टी का गठन किया गया था, उसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, ठीक। देख पा रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से ये समाजवाद जो है न ही पूरे यूरोप में फैल चुका है, बल्कि अब ये जो है देश की जो राजनीति हुआ करती थी, जो शासक का होना और शासक का ना होना तय करती थी, वहाँ तक ये लोग अपनी पैठ बना चुके थे और वहाँ की राजनीति में सक्रिय रूप से योगदान देने लग गए थे। लेकिन 1914 तक ये जो मतलब लोग थे, समाजवादी लोग थे, ये संसद में तो जा रहे थे, विधान पालिका तक तो पहुँच रहे थे, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित भी कर रहे थे, लेकिन जो मतलब बहुमत होता था, वो बहुमत रूढ़िवादियों का, उदारवादियों का और रेडिकल्स का ही रहा। कभी भी ये लोग बहुमत में 1914 तक नहीं आ पाए थे, ठीक है ना। ये लोग सरकार में शामिल तो होते थे, लेकिन अपनी सरकार बनाने की स्थिति में कभी ये लोग नहीं आ पाए थे, ठीक है। लेकिन कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये समाजवाद जो है ये रूस की क्रांति के जिम्मेदार के रूप में उभर करके सामने आता है, और एक समाजवादी समाज का जो है निर्माण, एक समाजवादी व्यवस्था का निर्माण रूस में करता है, ठीक है। तो आज के लिए ये क्लास हम लोग यहीं पे बंद करते हैं, और कल जो है हम लोग रूस की क्रांति के विषय में पढ़ रहे होंगे, ठीक। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको कल वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।